हेलो विद्यार्थियों। आज के इस ज्ञान विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन आपकी घंटों की पढ़ाई को समेटकर एक बेहतरीन 3D अप्रोच में बदलने वाला है। देखिए, एक टीचर के नजरिए से बताऊं तो चीजों को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें विजुअलाइज करना है, बिल्कुल एक 3D मॉडल की तरह, ताकि एग्जाम हॉल में बैठते ही हर एक फैक्ट शीशे की तरह साफ नजर आए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, एग्जाम क्रैक करना सिर्फ मोटी मोटी किताबें चाटने का नाम नहीं है। कई बार सब कुछ पढ़ने के बाद भी आखिरी मिनट में पसीने छूट जाते हैं। असली कामयाबी तो तब है जब एग्जाम के बिल्कुल आखिरी सेकंड तक आपका डिसिप्लिन और विल पावर एकदम डटा रहे। बस यही विल पावर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज के इस सेशन का रोड मैप क्या है? हम इसे 4 पिलर्स में बांट रहे हैं। पहला, भारत का सांस्कृतिक भूगोल और त्योहार। दूसरा, पर्यावरण या इकोलॉजी। तीसरा, भारत की भव्य 3D वास्तुकला। और आखिरी में एक जबरदस्त रैपिड फायर राउंड। तो बढ़ते हैं अपने पहले पिलर की तरफ, सांस्कृतिक भूगोल, जहां हम भारत के बड़े त्योहारों को मैप करेंगे। अक्सर इन दो नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहला है नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, जो 10 दिन चलता है और जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं। ये एक पक्षी के नाम पर है। और दूसरा है पक्के पागा हॉर्नबिल। अब इसे अरुणाचल प्रदेश से कैसे लिंक करें? एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। अरुण का रंग पक्का है। जैसे ही पक्के शब्द सामने आए, उसे सीधा अरुणाचल से जोड़ देना है ना आसान? आगे बढ़ते हैं बिहार की मशहूर छठ पूजा की तरफ। ये कोई आम त्योहार नहीं है, इसका एक बहुत ही खास मल्टी डायमेंशनल पहलू है। ये 4 दिन का बहुत ही कठिन उपवास है, जहां सिर्फ उगते सूरज की नहीं बल्कि ढलते सूरज की भी पूजा की जाती है, और साथ ही छठी मैया की भी आराधना होती है। आप जरा अपने दिमाग में इंडिया का 3D मैप खोलिए और चलिए नए साल के त्योहारों को लोकेट करते हैं। महाराष्ट्र में शुरुआत होती है गुड़ी पड़वा से, नीचे दक्षिण में जाएं तो केरल में विशु, और अगर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बात करें तो वहां इसे उगादी कहते हैं। तमिलनाडु में पुथांडु, और सीधे नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश पहुंचे तो वहां होता है संकेन। मैप के जरिए ये डेटा एकदम सेट हो जाता है। अब एक टीचर होने के नाते एक सवाल पूछना तो बनता है, वो कौन सा त्योहार है जिसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है? जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? तो इसका सही जवाब है अंबुबाची मेला। ये असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में लगता है, वो भी जून या जुलाई के महीने में। इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और उनके सम्मान में मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। इसी शानदार मेले को पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं अपने दूसरे पिलर पर, इकोलॉजिकल डायमेंशंस, यानी बायोस्फीयर और टाइगर रिजर्व्स। वन्यजीव संरक्षण की इस टाइमलाइन को देखिए। कहानी शुरू होती है 1971 में यूनेस्को के प्रोग्राम से। फिर 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर आता है। यहां एक चीज नोटिस करनी है। पहली बाघ जनगणना 2006 में हुई थी, और ये हर 4 साल में होती है। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, जो 2022 में बढ़कर 3682 हो गई। अब इस नंबर को अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। 18। भारत में टोटल 18 मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये वो डेटा है जो बार बार पूछा जाता है। अब इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स का रट्टा नहीं मारना है, इनके एक्सट्रीम्स को पकड़ते हैं। भारत का सबसे पहला रिजर्व था नीलगिरी, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला है। सबसे नया या 18वां है पन्ना। सबसे बड़ा है कच्छ, जो जंगली गधों के लिए मशहूर है। और सबसे छोटा वो है डिब्रू साइखोवा। अगर पहले समुद्री बायोस्फीयर की बात करें तो वो है मन्नार की खाड़ी। इस तरह कैटेगराइज करने से चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, 3D वास्तुकला और मंदिर शैलियां। एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इन डिजाइन्स को 3D में इमेजिन कीजिए। उत्तर भारत की नागर शैली में मंदिर का मुख्य हिस्सा एक पहाड़ की चोटी की तरह ऊपर उठता है, जिसे शिखर कहते हैं। इसके टॉप पर एक डिस्क जैसी डिजाइन होती है, जिसे आमलक कहते हैं, और बिल्कुल ऊपर कलश होता है। वहीं दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में जो मुख्य चोटी होती है वो एक पिरामिड की तरह दिखती है, जिसे विमान कहते हैं। और इसका जो एंट्री गेट होता है ना, वो बहुत ही विशाल होता है, इसे गोपुरम कहा जाता है। दोनों का विजुअल एकदम अलग और भव्य है। आर्किटेक्चर में एक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, मंडप। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे मंदिर के अंदर का एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े खंभे या पिलर्स लगे हैं। ये जगह खासतौर पर भक्तों के जमा होने के लिए बनाई जाती है। और अब वक्त है हमारे आखिरी पिलर का, रैपिड फायर राउंड।
फटाफट से कुछ जरूरी हेडक्वार्टर्स देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO है जिनेवा में, यूनेस्को बैठता है पेरिस में। एक बहुत पुरानी संस्था है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसे 100 साल हो गए हैं, ये स्विट्जरलैंड के बर्न में है। और एग्जाम्स का फेवरेट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, ये जापान के टोक्यो में है। कुछ मशहूर किताबों की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। इकोनॉमिक्स की द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखी है। द वर्ल्ड एज आई सी इट महान अल्बर्ट आइंस्टीन की है। डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। और मीन कैम्प या मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की किताब है। इन्हें बस एक लिस्ट की तरह याद रखिएगा। आजकल एग्जाम्स में गेम्स के अंदर की डिटेल्स भी पूछने लगे हैं, तो शतरंज के बोर्ड को 3D में विजुअलाइज कीजिए। प्यादा हमेशा सीधा चलता है, लेकिन मारते वक्त तिरछा वार करता है। घोड़ा हमेशा एल शेप में 2.5 कदम उछलता है। और ऊंट हमेशा सिर्फ डायगोनल या तिरछा ही चलता है। ये बोर्ड मैकेनिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। एक और नंबर पर फोकस करते हैं, 15। ये रग्बी की एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या है। अगर कंपेयर करें तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और फुटसल में सिर्फ 5। बस इतना याद रखना है। तो हम आ गए हैं इस मास्टर क्लास के आखिरी पड़ाव पर। देखिए, अब तक जितनी भी मेहनत हुई है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। ये रिवीजन आपकी उसी मेहनत को एक फाइनल चमक देने के लिए था। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, जीत पक्की है। और जाते जाते दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अभी हमने पढ़ा था कि यूनेस्को का MAB प्रोग्राम बायोस्फीयर की रक्षा करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस MAB का फुल फॉर्म क्या है? इसके बारे में सोचिए और अपने ज्ञान को और पुख्ता कीजिए। इस ज्ञान विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।